आज की बातचीत का विषय ज्योतिष की दुनिया का एक ऐसा ग्रह है जिसके नाम से ही मतलब कई लोग थोड़ा डर जाते हैं, राहु। हाँ, राहु का नाम आते ही एक रहस्य और थोड़ा डर का माहौल तो बन ही जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही अनोखे ढंग से लिखा गया है। ये एक संवाद है, जैसे कोई इंसान सीधे राहु देव से ही उनके प्रभावों के बारे में पूछ रहा हो। और यही बात इसे खास बनाती है। ये कोई ज्योतिष की भारी भरकम किताब नहीं है जिसमें बस नियम लिखे हों। ये एक सीधी बातचीत है। हाँ, स्रोत में राहु को एक किरदार की तरह पेश किया गया है जो खुद अपने बारे में बता रहा है। तो हमें जानकारी एक तरह से सीधे घोड़े के मुंह से मिल रही है। बिल्कुल। तो चलिए इसी संवाद के जरिए हम राहु के असर की गहराई में उतरते हैं। हम जानेंगे कि ये ग्रहण दोष जिसके बारे में इतना कुछ कहा जाता है आखिर है क्या, और ये इतना परेशान क्यों करता है। फिर हम एक खास कुंडली पर आएंगे, मेष लग्न, और देखेंगे कि वहां राहु क्या गुल खिलाता है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम सिर्फ राशि तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अच्छा। स्रोत हमें उससे भी एक लेवल और नीचे नक्षत्रों के स्तर पर ले जाता है। हम देखेंगे कि एक ही राशि में होते हुए भी अलग अलग नक्षत्रों में राहु का प्रभाव कैसे मतलब जमीन आसमान का रूप ले लेता है। वाह, ये ज्योतिष की बारीकी को दिखाता है। जी। तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत ही होती है ग्रहण दोष से। ग्रहण दोष, हाँ। सरल भाषा में ये तब बनता है जब राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ कुंडली में एक ही घर में बैठ जाता है। इसे ज्योतिष में बहुत बहुत बुरा माना जाता है। पर सवाल ये कि क्यों? ऐसा क्या होता है इस योग में? हाँ, ऐसा क्या होता है? देखिए, यहाँ जो बात आकर्षक है वो है स्रोत में इस्तेमाल किया गया रूपक। रूपक? हाँ, इसे सिर्फ ग्रहों का साथ आना नहीं कहा गया बल्कि एक युद्ध बताया गया है। एक युद्ध? जी। स्रोत के अनुसार राहु के लिए सूर्य और चंद्रमा परम शत्रु हैं। वो राजा और रानी हैं और राहु एक विद्रोही। तो जब वे एक ही घर में आते हैं तो वहां कोई शांतिपूर्ण बैठक नहीं होती, बल्कि एक जंग छिड़ जाती है। बिल्कुल, एक जंग छिड़ जाती है। जंग? तो इसका मतलब उस घर से जुड़ी चीजें हमेशा तनाव में रहती हैं। जैसे अगर ये योग किसी के करियर के घर में है तो क्या ऑफिस में पॉलिटिक्स और झगड़े कभी खत्म ही नहीं होंगे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कुंडली का वो घर एक युद्ध भूमि बन जाता है। युद्ध भूमि। और स्रोत में एक बहुत गहरी और कह सकते हैं चुभने वाली लाइन है जो इस स्थिति का सार बताती है। क्या है वो? युद्ध भूमि में प्रसाद नहीं मिलता वत्स, वहां तो जख्म ही मिलते हैं। बाप रे। इसका मतलब है कि कुंडली का जो भी भाव या घर इस युद्ध का मैदान बनता है, उस भाव से जुड़े मामलों में व्यक्ति को सुकून नहीं मिलता, सिर्फ पीड़ा और संघर्ष ही मिलता है। तो 10वें घर में है तो करियर में अंधीन लड़ाई, 7वें में है तो रिश्तों में टकराव। बिल्कुल। एक मिनट, तो स्रोत ये कह रहा है कि कुंडली का एक पूरा हिस्सा युद्ध भूमि बन गया है और वहां सिर्फ जख्म मिलेंगे। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। हाँ। क्या व्यक्ति उस घर से जुड़े मामलों में कभी सुखी हो ही नहीं सकता? क्या स्रोत कोई रास्ता भी बताता है या सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, स्रोत रास्ता बताता है, लेकिन वो कोई आसान पूजा पाठ या मंत्र नहीं है। तो फिर क्या है? समाधान जीवन शैली और अनुशासन पर आधारित है। और यहीं पर स्रोत उस युद्ध वाले रूपक को वापस लाता है। सोचिए, एक सैनिक जो 24 घंटे युद्ध के मैदान में है, क्या वो अनुशासनहीन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो कुछ भी खा सकता है, कभी भी सो सकता है? नहीं। उसे हर पल चौकन्ना रहना होता है। अच्छा, तो उपाय को भी उसी युद्ध के नजरिए से देखना है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ग्रहण दोष वाले व्यक्ति की कुंडली का एक हिस्सा हमेशा के लिए एक युद्ध भूमि है। हमेशा के लिए? इसलिए अनुशासन यहाँ कोई पूजा पाठ का विकल्प नहीं है, बल्कि जिंदा रहने का, उस युद्ध को जीतने का एकमात्र तरीका है। स्रोत एक उदाहरण देता है कि अगर ये दोष लग्न यानी पहले घर में है, जो व्यक्ति के शरीर और व्यक्तित्व का घर है, हाँ, तो उसकी परीक्षा विनम्रता के स्तर पर होती है। उसे सात्विक खाना, रोज व्यायाम करना और खासकर अपने गुस्से पर काबू रखना होता है। मतलब उसे अपने अहंकार पर काबू पाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता है? तो वो उस युद्ध में घायल होता है। स्रोत की एक लाइन है, अनुशासन भंग होते ही स्थितियां विकट हो सकती हैं। सीधी चेतावनी। हाँ, एक सीधी चेतावनी है। जैसे ही डिसिप्लिन टूटा, हालात बहुत बिगड़ सकते हैं।
तो ये योग व्यक्ति को एक तरह की आध्यात्मिक और शारीरिक ट्रेनिंग पर भेज देता है, जिसे उसे जिंदगी भर निभाना पड़ता है। ठीक है, तो ग्रहण दोष का ये युद्ध वाला रूपक अब साफ है। अब स्रोत एक बहुत खास युद्ध के मैदान की बात करता है, मेष लग्न। जी, मेष लग्न। मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है, स्वभाव से ही आक्रामक और ऊर्जा वाली मानी जाती है। जब राहु जैसा विस्फोटक ग्रह इस राशि में आता है तो क्या होता है? स्रोत के अनुसार मेष लग्न में राहु मंगल जैसा ही असर देने लगता है। मंगल जैसा? हाँ, यानी वो व्यक्ति की आक्रामकता को कई गुना बढ़ा देता है, उसे बात बात पर झगड़ालू बना सकता है। व्यक्ति हर स्थिति में लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और मजेदार बात है। ज्योतिष में मेष राशि में राहु का सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य बहुत बलवान यानी उच्च का होता है। सही पकड़ा आपने। तो एक तरफ राहु का अपना आक्रामक स्वभाव है और दूसरी तरफ उसके सबसे शक्तिशाली दुश्मन की मौजूदगी। ये तो एक बहुत बड़े टकराव की स्थिति बन जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत में हैं। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, ये एक घमासान युद्ध है। बिल्कुल, एक घमासान युद्ध। इसीलिए स्रोत कुछ खास समयों के बारे में चेतावनी देता है जब ये युद्ध अपने चरम पर पहुंच सकता है। हाँ, स्रोत में इसका साफ जिक्र है। वो कहता है कि ये समय है राहु की महादशा या अंतर्दशा, और दूसरा है राहु का गोचर। ये शब्द थोड़े टेक्निकल हैं, इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। महादशा का मतलब है जीवन का एक लंबा दौर, कई सालों का, जब ज्योतिषीय गणना के हिसाब से राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। और गोचर का मतलब है आसमान में ग्रहों की आज की स्थिति। स्रोत कहता है कि जब राहु अपनी मौजूदा चाल में तुला राशि के एक खास हिस्से स्वाति नक्षत्र में पहुंचता है, तब ये लड़ाई चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन स्वाति नक्षत्र ही क्यों? तुला राशि में तो और भी नक्षत्र हैं। और स्वाति नक्षत्र का जिक्र इसलिए खास है क्योंकि उसे ज्योतिष में राहु का अपना घर, उसकी अपनी होम टर्फ माना जाता है। ओह, अच्छा। जब कोई योद्धा अपने ही इलाके में लड़ता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सही बात है। इसीलिए ये समय इतना संवेदनशील माना गया है। स्रोत कहता है कि मेष लग्न में सूर्य के साथ बैठे राहु वाले व्यक्ति को इन समयों में बहुत सावधान रहना चाहिए। पर क्या ये सावधानी सिर्फ कुछ समय के लिए, या ये एक स्थायी स्थिति है, एक तरह का लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल? स्रोत में इस पर एक बहुत गहरी बात कही गई है। अखाड़ा तो अखाड़ा ही होता है। अखाड़ा तो अखाड़ा ही होता है। इसका मतलब है कि यह स्थिति जीवन भर एक संघर्ष का क्षेत्र बनी रहती है। हो सकता है कि कुश्ती हर दिन ना हो, लेकिन अखाड़ा हमेशा तैयार रहता है। और स्रोत ये भी जोड़ता है कि इस स्थिति में गुप्त शत्रु तो सदा रहेंगे ही। व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि हमला कहां से हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमने युद्ध भूमि यानी मेष राशि को समझ लिया, लेकिन स्रोत कहता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें उस युद्ध भूमि के अंदर के खास इलाकों यानी नक्षत्रों को भी देखना होगा। ये कैसे हो सकता है कि एक ही घर, एक ही राशि में होते हुए भी प्रभाव इतने अलग हो जाएं? और यहीं पर ज्योतिष की असली गहराई सामने आती है। इसे ऐसे समझिए कि राहु एक बेहतरीन एक्टर है। एक्टर? हाँ, वो जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के स्वामी यानी डायरेक्टर का किरदार निभाने लगता है। ग्रह वही है राहु, लेकिन उसका किरदार पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। मेष राशि में 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका, और तीनों के डायरेक्टर अलग अलग हैं। एक्टर डायरेक्टर की एनालॉजी अच्छी है। तो चलिए एक एक करके इन किरदारों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। जी। इसका डायरेक्टर है केतु, जो खुद राहु की तरह एक छाया ग्रह है। जब ये विद्रोही एक्टर केतु जैसे रहस्यमयी डायरेक्टर के साथ काम करता है तो पर्दे पर क्या दिखता है? स्रोत के अनुसार यहाँ राहु का प्रभाव बहुत अप्रत्याशित और विनाशकारी हो सकता है। विनाशकारी, हाँ, क्योंकि केतु का संबंध अचानक होने वाली घटनाओं से है। तो राहु यहाँ व्यक्ति को सेहत के मामले में लापरवाह बनाकर कोई बड़ी बीमारी दे सकता है। मतलब एक ऐसी बीमारी जो अचानक पकड़ में आए। बिल्कुल, जो अचानक पकड़ में आए और सबको हैरान कर दे। स्रोत में कुछ और भी गंभीर चेतावनियां हैं, जैसे कि विस्फोटक पदार्थों से खतरा, आग लगना, एक्सीडेंट, और यहाँ तक कि किसी महिला की वजह से परेशानी का भी जिक्र है। ये बहुत ही तीव्र प्रभाव लगता है। हाँ, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही ज्योतिष में विस्फोटक ऊर्जा के प्रतीक हैं,
जब राहु केतु के नक्षत्र में होता है तो यह ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। जी, एक तरह का शॉर्ट सर्किट है ये। ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र में राहु एक तरह का अनदेखा खतरा पैदा करता है, स्वास्थ्य से लेकर दुर्घटनाओं तक। लेकिन भरणी नक्षत्र का स्वामी तो शुक्र है, शुक्र जो बिल्कुल उल्टा है। वो तो लग्जरी, आराम और ग्लैमर का ग्रह है। जी। जब राहु की विस्फोटक ऊर्जा शुक्र की इस दुनिया से टकराती है तो क्या होता है? ये तो एक अजीब कॉम्बिनेशन लगता है। और नतीजा भी अजीब ही होता है। स्रोत कहता है कि शुक्र के भरणी नक्षत्र में राहु का प्रभाव व्यक्ति के खर्चों पर पड़ता है। खर्चों पर? हाँ, वो चीजों को बढ़ाता तो है लेकिन एक नकारात्मक तरीके से। व्यक्ति दिखावे पर बहुत खर्च करने लगता है। दिखावे पर? उसे ब्रांडेड चीजें, महंगी गाड़ियां, शानदार जीवन शैली का एक जुनून हो जाता है, भले ही उसकी जेब इसकी इजाजत ना देती हो। और स्रोत की एक पंक्ति है, अनाप शनाप खर्च से पीड़ा होती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये खर्च उसे खुशी नहीं बल्कि अंत में दुख ही देता है। शायद वो कर्ज में डूब जाता होगा या अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देता होगा। बिल्कुल। यहाँ राहु शुक्र की ऊर्जा को एक भ्रम में डाल देता है, एक ऑब्सेशन में बदल देता है। व्यक्ति को लगता है कि बाहरी चमक दमक ही असली सुख है और इसी धोखे में वो अपना आर्थिक संतुलन बिगाड़ लेता है, जिससे उसे बाद में बहुत तकलीफ होती है। हाँ, वो सुख खरीदने निकलता है और दुख घर ले आता है। और अब आते हैं मेष राशि के तीसरे और आखिरी नक्षत्र पर, कृतिका। इसका डायरेक्टर खुद सूर्य है, जो राहु का परम शत्रु है। तो यहाँ तो एक्टर यानी राहु को उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही डायरेक्ट कर रहा है। ये तो सेट पे रोज लड़ाई वाला मामला हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये सबसे सीधी और खुली लड़ाई है। क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र है तो यहाँ टकराव सीधा सत्ता, अधिकार और आत्मसम्मान से होता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार यहाँ राहु सरकार से टैक्स या नोटिस जैसी समस्याएं दे सकता है। व्यक्ति का अपने पिता से या ऑफिस में अपने बॉस से सीधा टकराव हो सकता है और उसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल। कमजोरी और आंखों की बीमारी, ये दोनों ही चीजें ज्योतिष में सूर्य से जुड़ी मानी जाती हैं। सही कहा। यहाँ राहु सीधे सूर्य के अधिकार क्षेत्र पर हमला करता है। सूर्य हड्डियों, आंखों और पिता का प्रतिनिधित्व करता है, तो राहु इन्हीं क्षेत्रों में कमजोरी या परेशानी पैदा करता है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को अपने अहंकार और सत्ता के साथ अपने संबंधों को बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है, वरना उसे चोट लगती है। तो आज हमने राहु के बारे में कई परतें खोली। हमने ग्रहण दोष को सिर्फ एक अशुभ योग की तरह नहीं बल्कि एक युद्ध की तरह समझा, जिसका सामना अनुशासन से किया जा सकता है। बिल्कुल। फिर हम मेष राशि के खास युद्ध क्षेत्र में गए और देखा कि वहां राहु कितना आक्रामक हो सकता है। और अंत में नक्षत्रों के जरिए हमने देखा कि एक ही राशि में होते हुए भी राहु के परिणाम कितने अलग हो सकते हैं। कहीं वो बीमारी दे रहा है, कहीं बेहिसाब खर्च करवा रहा है, तो कहीं सत्ता से लड़वा रहा है। इससे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये स्रोत हमें ज्योतिष की एक ऐसी प्रणाली दिखाता है जहां हर चुनौती के साथ उससे निपटने के नियम और उपाय भी जुड़े हैं। ये सिर्फ भाग्य या किस्मत की बात नहीं है। ये हमें बताता है कि अगर आपकी कुंडली में एक युद्ध क्षेत्र है तो आपको एक सैनिक की तरह अनुशासित जीवन जीना होगा। ये हमें कर्म और चेतना की भूमिका याद दिलाता है। बिल्कुल। ये बातचीत एक विचार मन में छोड़ जाती है। स्रोत में राहु के अपने शत्रु सूर्य के साथ युद्ध का विस्तार से वर्णन है और हमने देखा कि ये कितना संघर्षपूर्ण हो सकता है। हाँ, बहुत। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब यही राहु अपने मित्र ग्रहों जैसे शुक्र या शनि के साथ बैठता होगा तो क्या होता होगा? एक अच्छा सवाल है। क्या तब वो एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है? और अगर हाँ, तो वो किसी व्यक्ति के जीवन में किस तरह की अप्रत्याशित शक्ति या सफलता पैदा कर सकता है?